बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 25 मुलाहिज़ा फरमाएं। सिकंदर ताऊ दिलाने वाले अंदाज में मुस्कुराया और बोला, आपकी सहेली साहबा के ससुरालियों का भी यही ख्याल था कि शायद वो गलत सोच रहे हैं, लेकिन बाद में वो सब कुछ गलत ना निकला। शानी का चेहरा एक बार फिर गुस्से से सुर्ख हो गया, मगर इससे पहले कि वो कुछ बोलती सिकंदर ने दोनों हाथ उठाते हुए दिफाई अंदाज में कहा, ठीक है मैडम, ठीक है, अब इस बारे में कुछ नहीं मैं कहूँगा। हो सकता है कि मेरा ये अंदाजा गलत हो। अब अपनी सहेली की तरह अपने दोस्त से मिलने ना निकली हो, और ये भी हो सकता है कि उसने आपको बस अड्डे का टाइम शाइम ना दिया हो। सब कुछ हो सकता है, लेकिन एक बात जरूर है मैडम, आपका काम भी अपनी सहेली के काम से मिलता जुलता ही होगा। कोई गड़बड़ी वाला काम, मेरा मतलब है कि कोई मीठा मीठा खट्टा खट्टा काम, उसने एक आंख दबाकर कहा। शानी ने एक बार फिर बीप भरकर बाहर निकलने की कोशिश की। इस मर्तबा कामी ने इसे बाकायदा हाथ से रोक दिया। इसके हाथ शानी के दोनों कंधों पर आए और वो सख्ती से पीछे धकेल दी गई। वो गार्ड जीरे से मुखातिब होकर बोला, जीरे तुम इनके पास कमरे में रहो, मैं अभी आता हूँ। जीरे ने इताअत मंदी से सारी लाया। वो अब उस जीरे से बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आ रहा था जिसकी पहली झलक शानी ने गली में देखी थी। इसकी आंखों में भी अब शानी की खबासत की झलक नजर आने लगी थी, या शायद ये सिर्फ उसका वहम था। वो राइफल हाथ में लिए बड़ी बेगानगी से उससे 4 फुट के फासले पर खड़ा रहा। कामी और सिकंदर बाहर निकल गए। शानी बेदम सी होकर सोफे पर बैठ गई। वो बेहद थकी हुई थी और करीबन 20 घंटे से भूखी भी थी। अब इस उस्ताद ने उसकी रही सही तवानाई भी निचोड़ दी। वो कुछ देर तक चेहरा हाथों में छुपाए बैठी रही। इसकी आंखों के किनारे जल रहे थे, सीने में दिल बेबस परिंदे की तरह फड़फड़ा रहा था। इस इंतकात भरे लहजे में गार्ड को मुखातिब करते हुए कहा, देखो तुम मुझे कुछ भले शख्स लग रहे हो, मैं तुम्हारे कहने पर अंदर आई थी। अब अगर तुम भी इन लोगों की हाँ में हाँ मिलाओगे तो मेरी बात कौन सुनेगा। वो बोला, आपने अपना मामला खुद खराब किया है बीबी। आप जिन लोगों का एड्रेस लेकर फिर रही हैं उन्होंने आपको पहचाना नहीं। जिस सहेली की आपने बात की है वो पहले ही घर से निकाल दी गई है। सोने पर सुहागा कि आप अपना आता पता भी नहीं बता रही हैं। मेरी कोई मजबूरी भी तो हो सकती है। क्या मैं तुम्हें गलत औरत नजर आती हूँ? आप गलत औरत नहीं लगती, मगर जिन हालात में आप यहाँ फिर रही हैं वो सारे के सारे गलत हैं। SHO साहब ने 4 दिन पहले सारे चौकीदारों को हिदायत की है कि किसी मशकूक बंदे को पूछगछ के बगैर ना जाने दिया जाए। इलाके में वारदातें बहुत ज्यादा बढ़ी हुई हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। एकदम शानी की आंखों में आंसू आ गए। वो रुमाल से आंसू पूंछते हुए बोली, जीरे हर बंदे की मजबूरियां होती हैं। मेरी ये मजबूरी है कि मैं इस वक्त इस बात को बढ़ाना नहीं चाहती, वरना जज्बात की शिद्दत से आवाज उसके खल्क में अटक गई। आंसू फिर बहने लगे। जीरा खामोशी से उसकी तरफ देख रहा था। जरा तवक्कुफ से शानी ने खुद को संभाला और कहा, जीरे क्या तुम मेरी मदद नहीं कर सकते? आप बताएं जी मैं क्या करूं? जीरे का लहजा खुलूस से खाली था। इनको समझाओ ये मेरे साथ ऐसा मत करें, मुझे जाने दे यहाँ से, मैं इज्जतदार हूँ। शानी के लहजे में इल्तजा का रंग आ गया। शानी की इस लहजे ने गार्ड जीरे पर मुस्बत की बजाय मनफी असर डाला। उसे बेबाकी से शानी की आंखों में देखते हुए कहा, मेरे समझाने बुझाने से अब कुछ नहीं होगा जी। आप कामी साहब से खुद बात करके देख लें। तुम एक दूसरे को जानते हो, एक दूसरे की बात समझते हुए उन्हें बताओ कि एक शरीफ लड़की को तमाशा ना बनाएं। आखिर वो भी माओ बहनों वाले हैं। शानी का गला रुंध गया। कहते हैं कि औरत के आंसू बहुत कुछ पिघला देते हैं, लेकिन ये भी देखा गया है कि औरत जब मजबूरी के शिकंजे में फंसी हो तो अवसकार मर्द को ये आंसू पिघलाने की बजाय और भी पत्थर कर देते हैं। इससे पहले कि जीरा जवाब में कुछ कहता, बाहर से कामी के तीसरे साथी की तेज बारीक आवाज आई, जीरे भाई जरा बाहर आना। जीरा शानी को उसके हाल पर छोड़कर बाहर निकल गया। ये देखकर शानी की अंदरूनी बेकरारी इंतहा को पहुंच गई कि जीरे ने दरवाजा बाहर से बंद करके आहिस्ता से कुंडी लगा दिया। वह अब अमली तौर पर यहाँ पाबंद थी। बाहर कुछ खुसर पुसर होती रही। गुजरने वाला हर लम्हा शानी पर भारी था। किसी वक्त उसके अंदर खौफ सराइत कर जाता था, किसी वक्त गुस्से की बुलंद लहर उठती थी। ऐसे में वो सोचती थी, क्या हो जाएगा? दुनिया को यही पता चल जाएगा ना कि रंगवाली के चौधरी इरशाद की बेटी और नारपुर के सियालों की बहू अभी जिंदा है। अभी इसके साथ कुछ दुश्मनों का 5 सदी पुराना हिसाब किताब बाकी है। अभी जिंदगी ने इससे कुछ मजीद खराज वसूल करने हैं। बहरहाल ये बात सोचना आसान थी, इसको हकीकत के रूप में देखना बेहद मुश्किल। अचानक दरवाजा खुला और कामी का पुख्ता उम्र साथी सिकंदर अंदर आ गया। उसकी एक साइड फूली हुई थी, सर पर टोपी जरा सी तिरछी थी। अंदर आने की इजाजत है मैडम? उसने अंदर आकर पूछा। हाँ क्या बात है? शानी अपनी आवाज की लर्जिश पर बमुश्किल काबू पा रही थी। उसने अपने दोनों हाथ सीने पर बांधे और सामने खड़े खड़े दीवार से टेक लगा ली। शानी का जी चाह रहा था कि इसके हाथ में कोई कुल्हाड़ा हो और वो इस शख्स के टुकड़े टुकड़े करके फर्श पर बखेर दे। सिकंदर ने धीमे लहजे में कहा, मैं बात जीरे के कहने पर अंदर आया हूँ मैडम। मैं बात को घुमा फिरा कर नहीं करना चाहता। सच्ची बात यह है कि आप बहुत बुरी तरह फंसने वाली हैं। SHO राना बड़ा बदलिहाज बंदा है। अल्लाह किसी को उसके शिकंजे से बचाए। उसने एक लम्हा तवक्कुफ किया और बोला, अगर आप मेरे दिल की बात पूछें तो मुझे हमदर्दी है आपसे। मैंने कामी, जीरे और मजीद से भी कहा है कि आपको जाने दे, लेकिन वो नहीं मानते। खास तौर से ये कामी, ये बिल्कुल और तरह का बंदा है। बस समझें कि सर फिरा है।
हम इसके यार बेली हैं, फिर भी इससे डरते हैं। आप भी जितना डरे कम है। तुम कहना क्या चाहते हो? सिकंदर ने सांस लिया और बोला, मैडम जी आप सियानी हो। इस दुनिया में कोई भी काम हिसाब किताब के बगैर नहीं होता। कुछ लेने के लिए कुछ देना पड़ता है। इसी तरह मामला तय होते हैं। उसकी आंखों में खबासत बढ़ती जा रही थी। शानी ने कहा, अगर तुम रुपए पैसे की बात कर रहे हो तो मेरे पास ज्यादा रुपए नहीं है। तुम अटैची खोल कर देख सकते हो। आम कपड़ों के अलावा 20-2200 रुपए होंगे। जेवर के नाम पर मेरे कानों में बस ये बालियां हैं। ओ हो। सिकंदर ने कहका लगाया और शानी को अपने हाथ की पुश्त पर पैक के छींटे महसूस हुए। आप भी बड़ी बोली हो मैडम जी। 1000-2000 रुपया या 4-6 बाशे सोना हमारा चाय पानी तो हो सकता है, लेकिन कामी को इससे क्या गरज होगी? वो तो खाता पीता बनता है। तो क्या चाहता है वो? सिकंदर की नजर शानी के चेहरे पर से उतरी और फोटो स्टेट मशीन की शुआ की तरह उसके बुरके से गुजरती हुई पांव तक चली गई। वो बेहद घटिया लेकिन बेबाक लहजे में बोला, मैं उसे आपके पास भेजता हूँ। अगर आप किसी तरह उसका दिल नरम कर लें तो बात बिगड़ने से बच सकती है। ये बात कहते हुए सिकंदर की आंखें दुनिया की सबसे कड़ी आंखें थी, भूख हवस शैतानियत से भरी हुई। ये आंखें वो कुछ भी कह रही थी जो अब तक सिकंदर की लानती जबान पर नहीं आ सका था। ये आंखें कह रही थी, इस सारी कबर आलूद रात में तुम अकेली औरत हो और ये इतना बड़ा गुनाह है जिसकी सजा आबरू रेजी से कम ही नहीं है। हाँ, इसकी सजा आबरू रेजी से कम ही नहीं। तुम माओ साल के सारे रोजनामचे देख लो, तुम माजी की सारी खिड़कियों में झांक लो, तारीख के तमाम औराक पलट लो, तुम्हें बेशतर जगह इस जुर्म की ताजीर यही मिलेगी। आज तुम हम चारों का शिकार हो। तुम्हारी आबरू और तुम्हारे बाल पर हमारा हक है क्योंकि हम मर्द हैं, ताकतवर और ज्यादा। शानी के अंदर से गैज की एक बुलंद लहर उठी। इस लहर ने उसे इन लम्हों में शानी नहीं रहने दिया, छोटी चुतरानी बना दिया। अपने अब्बा जी की बहादुर बेटी, अपनी अम्मा की तस्वीर, अपने गांव की शान, वो कमजोर और नातवा और बेबस होने के बावजूद सब कुछ भूल गई। उसने पूरे जोर से सिकंदर को धक्का दिया। वो लड़खड़ा कर पुश्त के बल दीवार से टकराया और गिर गया। शानी अटैची उठाती हुई दरवाजे से बाहर निकली और तीर की तरह मेन गेट की तरफ बढ़ी। बाहर मौजूद तीनों अफराद को शायद इस अमल की तवक्को नहीं थी। वो हालनुमा कमरे में मौजूद थे। उनके बाखबर होते ही शानी मेन गेट की तरफ निस्फ रास्ता तय कर चुकी थी। इसे अपने अकम में कामी की खतरनाक आवाज सुनाई दी, रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। शानी रुकने के लिए नहीं भागी थी। कामी उसके पीछे भागा लेकिन फिर ठहर गया। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा, उसने जुनूनी लहजे में जैसे आखिरी वार्निंग दी। शानी हर खतरे से बेनियाज हो चुकी थी। इन लम्हों में उसके अंदर इतनी तवानाई, इतना एतमाद न जाने कहां से आ गया था। इसके दिल ने गवाही दी, ये गुंडा इसे गोली नहीं मार सकता, इसे गोली मार ही नहीं सकता। एक वजदान था, एक यकीन था। ये यकीन उसे बेहद मुस्तहकम कदमों से मेन गेट की तरफ ले जा रहा था। इसके अगम में 30-40 कदम पीछे कामी की चिंगाड़ती आवाज फिर उभरी, मेरे हाथ में पिस्तौल है, मैं गोली मार दूंगा। शानी तब तक गेट के हैंडल पर हाथ रख चुकी थी। इसने कुंडी हटाई और छोटा दरवाजा खोल दिया। अकम में मौजूद अफराद अपनी धमकी को अमली जामा नहीं पहना सके। यकीनन उनके पास आतिशी हथियार थे मगर वो इसे इस्तेमाल नहीं कर पाए। हिचकिचाहट के इन चंद लम्हात ने शानी को गेट से बाहर पहुंचा दिया। अब वो गली में थी। इसे अपने अकम में भागते कदमों की आवाज तो आई लेकिन वो भी भाग उठी। खुद को हल्का करने के लिए इसने अटैची अपने हाथ से गिरा दिया। वो पुख्ता सड़क पर लुढ़कता दूर चला गया। 40-50 मीटर का फासला शानी ने इसी तरह तय किया। अब वो एक तारीख चौराहे पर थी। यकायक एक गाड़ी के टायर सड़क पर घिसटने की खौफनाक आवाज उभरी। उसके साथ ही हेडलाइट्स की चमक ने शानी की आंखें चुंधिया दी। छोटी सुजुकी कार का बम्पर इसके घुटने से बमुश्किल 6 इंच के फासले पर रुका होगा। दरवाजा खुला। एक अधेड़ उम्र शख्स नफीस सूट में मलबूस बाहर निकला। पहले तो उसके तेवरों से नजर आया कि वो शानी को सख्त चाड़ पिलाएगा, मगर उसका हुलिया और तासरात देख कर वो ठिठक गया। शानी ने आमती हुई आवाज में इल्तिजा की, अंकल वो गुंडे मेरे पीछे आ रहे हैं, खुदा के लिए मुझे बचाओ। इसी दौरान में एक लंबा तड़ंगा शख्स भी कार से बाहर निकल आया। वो ट्रैफिक पुलिस की वर्दी में था। शानी ने मुड़कर देखा, कामी और उसके दोनों साथी 30-40 मीटर पीछे ही रुक गए थे। गाड़ जीरा सड़क के पार अंधेरे में था। वर्दी वाला शख्स ट्रैफिक सार्जेंट था। उसने टोपी उतारकर शायद गाड़ी में रखी हुई थी। गंजा सर बारिश की बूंदों से भीग गया और हेडलाइट्स में चमकने लगा। कौन लोग हैं ये? नफीस सूट वाले ने पूछा। मुझे नहीं पता अंकल, मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। सार्जेंट चंद कदम आगे आया और ऊंची आवाज में बोला, कौन है भाई? गाड़ जीरा पहले ही ओझल हो चुका था। कामी के साथी भी पिस्पा होकर गली में दाखिल हो गए। सिर्फ कामी चंद सेकंड खड़ा रहा, फिर वो भी गली में ओझल हो गया। नफीस सूट वाले अधेड़ उम्र शख्स ने कहा, चलो तुम गाड़ी में बैठ जाओ। लहजे में शफकत थी। शानी ने एक नजर उसके मेहरबान चेहरे पर डाली, फिर जल्दी से पिछला दरवाजा खोलकर गाड़ी में बैठ गई। ट्रैफिक सार्जेंट अधेड़ उम्र शख्स भी बड़बड़ाते गाड़ी में आ बैठे। बस इक्का दुक्का अफराद दूर बंद दुकानों के सामने खड़े ये मंजिल देख रहे थे। उनमें से किसी ने कोई मुदाखलत नहीं की। अधेड़ उम्र शख्स ने फिर से स्टीयरिंग संभाला और गाड़ी आगे बढ़ा दी। तकरीबन 1 किलोमीटर आगे जाकर अधेड़ उम्र शख्स ने कार रोक दी। सार्जेंट वो दोनों शानी से सवालात करने में मसरूफ हो गए। सवालात की नोयत वही थी जो होनी चाहिए थी। आप कौन है, कहाँ से आई हैं, ये लोग आपके पीछे कैसे लगे, इन्होंने कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया, वगैरह वगैरह।
शानी ने इन सवालात के मुख्तसर जवाब दिए और उन्हें बताया कि वो गोजर खान से अपनी एक अजीज सहेली से मिलने लाहौर आई थी, मगर उससे मुलाकात नहीं हो सकी। अब वो वापस जाना चाहती है। उसने अधेड़ उम्र शख्स से दरख्वास्त की, अंकल आप किसी तरह मुझे बस अड्डे तक पहुंचा दे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अधेड़ उम्र शख्स ने कहा, मैं तुम्हें जरूर पहुंचा देता, लेकिन तुम बिल्कुल अकेली हो, मौसम भी ठीक नहीं, इस वक्त सफर करने से कहीं बेहतर है कि सुबह तक इंतजार कर लिया जाए। सुबह तक मैं कहाँ रहूंगी? अगर मुनासिब समझो और अपने अंकल पर एतबार कर सको तो साथ चलो मेरे घर, वहां तुम्हारी आंटी हैं, दीगर लोग हैं, उनसे मिलकर तुम्हें खुशी होगी। लेकिन ट्रैफिक सार्जेंट ने ताकीद करते हुए कहा, बेटी ये भले आदमी है, तुम सुबह तक के लिए इनका सहारा ले सकती हो। थोड़ी सी हिचकिचाहट और थोड़ी सी मजीद गुफ्तगू के बाद शानी घर पर चलने पर आमादा होगी। ट्रैफिक सार्जेंट साहब रास्ते में उतर गए। जब उन्होंने अधेड़ उम्र शख्स का शुक्रिया वगैरह अदा किया तो शानी को पता चला कि वो रास्ते में लिफ्ट लेकर गाड़ी में बैठे थे। इनके जाने के बाद शानी और अधेड़ उम्र शख्स गाड़ी में तनहा रह गए। अधेड़ उम्र शख्स के अंदाज में शाइस्तगी और किसी हद तक शफकत भी थी। शानी को महसूस होने लगा कि वो एक अच्छे शख्स की तहवील में है। अमूमी नोयत के सवालों जवाब करते हुए वो लोग एक रिहायशी इलाके में दाखिल हुए। पिलाकर गाड़ी एक कोठी नुमा मकान के सामने जा रुकी। हारन की आवाज पर एक 9 उम्र लड़के ने दरवाजा खोला और वो अंदर चले गए। यहाँ शानी की मुलाकात एक अधेड़ उम्र खातून से हुई। ये नफीस सूट वाले अंकल की बीवी थी। शानी को अंकल का नाम रियाज उस्मानी मालूम हुआ। वो एक सरकारी मुलाजिम थे। या अपनी बीवी, 2 बच्चियों और एक मुलाजिम के साथ रहते थे। उनकी एक बच्ची की शादी अभी 2-3 हफ्ते पहले हुई थी। अधेड़ उम्र औरत ने बड़े इसरार के साथ शानी को खाना खिलाया और फिर उससे बातें करती रही। उनकी बातों में शानी को अपनायत मिली और तहफ्फुज का एहसास हुआ। शानी के कपड़े बारिश में नम हो चुके थे। खातून ने उसे अपनी बेटी के कपड़े पहनने के लिए दिए। रात के आखिरी पहर खातून ने इसरार के साथ शानी को आराम करने के लिए कहा। उनके इसरार पर शानी लेट गई, लेकिन नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। गुजर जाने वाले वाकयात एक एक करके इसकी आंखों के सामने आने लगे और इसका दिल लरजने लगा। सिकंदर की मकरू मुस्कुराहट अभी तक इसकी निगाहों में थी और उसकी मनहूस आवाज कानों में गूंज रही थी। उसने कितने लुच्चर अंदाज में कहा था, मैडम जी आप सियाणी ब्याणी हैं। इस दुनिया में कोई काम भी हिसाब किताब के बगैर नहीं होता। कुछ लेने के लिए कुछ देना पड़ता है, इसी तरह ही मामले तय होते हैं। और फिर कामी की वो कड़कती हुई आवाज जिसने भागती हुई शानी का पीछा किया था, रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा, रुक जाओ। वो सोचती रही और करवटें लेती रही। इसे कुछ अरसे पहले अखबार में पड़ी हुई एक खबर याद आ रही थी। घर से भागने वाले एक बालिग लड़के लड़की को शेखुपुरा के करीब कुछ शोबाज अफराद ने पकड़ लिया था। एक बाग में एक दरख्त से रात भर लड़के को उल्टा लटकाए रखा था। इसे खामोश रखने के लिए मुंह में कपड़ा ठूंस दिया गया था। एक करीबी कोल्ड स्टोर में लड़की की इज्जत लूटी जा रही थी। ऐसे न जाने कितने वाकयात रोजाना वकूअ पजीर होते हैं। उनमें से कितने मंजर आम पर आते हैं और कितने बसलत और इज्जत की चादर ओढ़कर तारीक गोशों में छुप जाते हैं। शानी ख्यालों में गुम रही और अपने मौजूदा हालात पर गौर करती रही। वो बिल्कुल तही दस्त थी। इसे अपने अटैची का ख्याल आया कि वो सड़क पर फेंक आई थी। उसमें इसकी कुल पूंजी थी। गुंडों से जान बचाने के बाद जब उस्मानी साहब की गाड़ी में आई थी तो इसने कहा था कि वो इसे किसी तरह बस अड्डे तक पहुंचा दे। तब इसके जहन में से ये बात बिल्कुल निकल गई थी कि इसके पास तो किराए के पैसे भी नहीं है। सुबह 9 बजे के लगभग अधेड़ उम्र खातून दबे कदमों अंदर दाखिल हुई। शायद उनका ख्याल था कि शानी सो रही है। इसे जागता देखकर वो बड़ी मोहब्बत से इसके पास बैठ गई थी। उन्होंने बड़े इसरार के साथ शानी को नहाने पर मजबूर किया। अपनी बेटी का एक जोड़ा इसे पहनने के लिए दिया। उसके बाद नाश्ता कराया। शानी दोपहर तक इनकी चाहत बड़ी बातों की फुवार में भीगती रही। वो बड़ी जांदीदा खातून थी। जल्दी समझ गई कि इस वक्त शानी का आगे पीछे कोई नहीं, और अगर कोई है भी तो मजबूरी के सबब ये उसके पास जाना नहीं चाहती। उन्होंने इस मामले में शानी को ज्यादा कुरीदने की कोशिश नहीं की। शानी ने सिर्फ इतना बताया कि इसका नाम शहनाज और घरेलू नाम शानी है। वालदा काफी अरसे पहले फौत हो गई थी। फिर भाई भी एक हादसे में छिन गया। एक वालिद थे जो काफी अरसे से बीमार थे। चंद माह पहले वो भी चल बसे। अब जो अजीज है उनसे इसे भलाई की तवक्को नहीं है। उनके पास वापस नहीं जाना चाहती। सपहर को उस्मानी साहब घर आए तो उनके पास शानी के लिए रेडीमेड कपड़ों के 2 जोड़े मौजूद थे। एक गर्म चादर थी। इसके अलावा एक दरमियाने साइज का अटैची केस भी था। वो भी शानी से तसल्ली तफशी की बातें करते रहे। उन्होंने रस्मी अंदाज में शानी से इसके क्वाइफ मालूम करना चाहे, मगर जब उन्होंने महसूस किया कि वो एक हद से ज्यादा बताना नहीं चाहती तो मौजू बदल दिया। उन्होंने कहा, इस घर को अपना घर समझो। आइंदा तुम्हें जो भी कदम उठाना है इसके बारे में अच्छी तरह सोच समझ लो, और जब सोच समझ लो तो हमें बता देना। इसी दौरान में तुम मुकम्मल इत्मीनान के साथ यहाँ रह सकती हो। तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। शानी ने खामोशी से इस बात में सर हिलाया। सर हिलाते हुए इसकी आंखों से 2 आंसू टपक कर खुद ब खुद इसकी गोद में गिर गए। अगले 2 रोज में शानी ने इस सवाले से वाकई काफी कुछ सोचा। इसे ये 4 दीवारी अपने लिए एक महफूज पनाहगाह की तरह लगी। इस पनाहगाह में से अंकल उस्मानी और आंटी माहिदा की पुरखुलूस मोहब्बत मैसर थी। वो दोनों बड़े कुशादा दिल के मालिक थे। उनकी दिली ख्वाहिश थी कि वो शानी का सहारा बने और इसकी जिंदगी की गुत्थियों को सुलझाने में इसकी मदद करें।
उनकी फकत 2 बेटियां थी। एक बेटी ब्याह कर जर्मनी में मुकीम थी, दूसरी बेटी की शादी अभी हाल ही में हुई थी। अफशां की रुखसती के बाद दोनों मियाँ बीवी खुद को एकदम तनहा महसूस करने लगे थे। एक नौउम्र लड़का शायद भी इस घर का मकीन था। उसकी उम्र 15-16 साल थी। उस्मानी साहब का दूर का रिश्तेदार भी था, गाँव से आया था और यहाँ पढ़ाई के साथ घर का काम काज करता था। उस्मानी साहब की बेटी अफशां की शादी इस्लामाबाद हुई थी। वो एक दिन पहले अपने शोहर के साथ सिर्फ 3-4 घंटे के लिए लाहौर आई। दरमियाने कद और मुख्तसर से जिस्म की वो एक कबूल सूरत नाजुक सी लड़की थी। बड़े मासूम अंदाज में बोलती थी। उसका शोहर उसका हम उम्र ही था। बाद शानी को मालूम हुआ कि वो उसका क्लास फेलो था। वो भी एक खुश मिजाज नौजवान था। मजमूई तौर पर शानी को ये सारे लोग अच्छे दिल के लगे। इसके दिल में ये ख्याल पैदा होने लगा कि वो गैर मुइना मुद्दत तक इस 4 दीवारी में क्याम कर सकती है और अपनी जिंदगी को नए सिरे से तरतीब दे सकती है। वो एक जर सी दोपहर थी। सामने लान में शहतूत के जर्द पत्ते झड़ कर सर्दी माइल घास पर गिर रहे थे। आंटी माहिदा को अचानक एक फोदगी पर गुलबर्ग जाना पड़ गया था। अंकल उस्मानी इसबे मामूल ऑफिस में थे। वो PTCL में मुलाजिम थे और आला ग्रेड में थे। उनकी वापसी शाम को 7 बजे के लगभग हुई थी। मुलाजिम लड़का शायद जरूरी कामकाज के बाद अपना होमवर्क लेकर बरामदे में बैठा था। शानी कमरे की खिड़की से जर्द पत्तों का सफर देखती रही और उसके दिल पर पतझड़ का मौसम तारी रहा। एक अजीब सी उदासी भरी हुई थी इसके रगो पै में। निगाहों में रह रहकर रुस्तम, शीरी, जाबर और मासी ज़ैनब के चेहरे आ रहे थे। वो सोच रही थी सुबह जब उन्होंने इसे अपने घर में ना पाया होगा तो उन पर क्या गुजरी होगी। सबसे ज्यादा परेशानी उसे रुस्तम के हवाले से थी। वो जानती थी उसका रद्द-ए-अमल बहुत सख्त होगा। शानी का छोड़ा वो खत पाने के बाद वो दीवानों की तरह इसे ढूंढने निकल गया होगा। वो अब भी न जाने क्या कर रहा था, क्या भटक रहा था। शानी ने अब तक उसे दुख के सिवा कुछ नहीं दिया था और शायद वो दूसरी कोई चीज दे भी नहीं सकती थी। अचानक फोन की घंटी ने इसे चौंका दिया। शायद कुर्सी पर बैठे बैठे सो गया था। शानी खुद ही टेलीफोन तक पहुंची। इसने रिसीवर उठाकर पूछा, कौन है? करख्त लहजे में पूछा गया। उस्मानी कहाँ है? जी वो तो दफ्तर में है। दफ्तर में नहीं वो? फिर मुझे तो पता नहीं जी, तुम कौन हो? मैं उनकी अजीज हूँ। देखो जब वो आए तो उसे बता दो कि बुई से दफ्तर में आकर मिले, वरना मुझे फिर कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करना होगा। मैं कासिम बरलास बोल रहा हूँ। उसके साथ ही फोन बंद कर दिया गया। पता नहीं ये कौन था जिसने इतने सख्त लहजे में बात की थी। उस्मानी साहब बज़ाहिर तो ऐसे आदमी नहीं लगते थे जिनसे लोगों को शदीद किस्म की शिकायत पैदा होती हों। वो कुछ देर तक इस फोन कॉल पर गौर करती रही, फिर चावल पकाने के लिए किचन में चली गई। वो नहीं चाहती थी कि जब आंटी वापस आए तो उन्हें फिर से किचन में घुसना पड़े। इसने 2-4 रोज ही में किचन का बहुत सारा काम अपने जिम्मे ले लिया था, बल्कि अक्सर वो ऐसे काम भी कर गुजरती थी जो असल में शाहिद की जिम्मेदारी थी। यही वजह थी कि वो भी इससे बहुत खुश था। भीगे हुए चावलों को चूल्हे पर चढ़ाकर वो फारिग हुई थी कि दरवाजे पर कॉल बेल हुई। पहले तो इसने सोचा कि आवाज देकर शायद को जगाए, लेकिन वो थक कर सोया हुआ था। उसे जगाना शानी को अच्छा नहीं लगा। वो सर पर ओढ़नी दुरुस्त करती खुद ही दरवाजे पर पहुंची। दूसरी तरफ उस्मानी साहब खुद थे। शानी ने दरवाजा खोला और एक तरफ हटकर खड़ी होगी। आज आप जल्दी आ गए? हाँ, सर में दर्द था। वो उंगलियों से पेशानी को मसल कर बोले, गाड़ी कहाँ है? जरा वर्कशॉप गई है, बिस्तरी मुझे ड्रॉप करके चला गया है। फिर जरा तवक्कुफ से बोले, बायदा तो शायद गुलबर्ग गई होगी। शानी ने इस बात में जवाब दिया। उस्मानी साहब अपने कमरे में चले गए और टाई जूते वगैरह उतारने लगे। आप चाय पियेंगे? शानी ने पूछा। हाँ, अच्छी सी चाय मिल जाए तो क्या बात है। शानी किचन में चली गई और 10 मिनट में गर्मा गर्म चाय ले आई। उस वक्त उस्मानी साहब शलवार कमीज पहनकर सोफे पर दराज हो चुके थे। शानी ने कुछ देर पहले आने वाली फोन कॉल के बारे में बताना चाहती थी, मगर वो अपनी तबीयत नासाज बता रहे थे, इसलिए इसने बेहतर समझा कि उन्हें थोड़ा सा आराम करने दे। उस्मानी साहब उठकर चाय की हल्की हल्की चुस्कियां लेने लगे। शानी पास ही खड़ी थी। वो बोले, बैठ जाओ भाई, तुम तो नजर ही नहीं आती हो, पर बस बैठ जाओ ना, उन्होंने जोर देकर कहा। शानी पास ही सिंगल सोफे पर बैठ गई। इसे तनहा कमरे में कुछ हिचकिचाहट महसूस हो रही थी। चाय पीने के बाद उस्मानी साहब फिर सोफे पर दराज हो गए। उनकी उंगलियां गाये बगाए अपनी पेशानी को मसलने लगती थी। आप एस्प्रीन वगैरह क्यों नहीं खा लेते? नहीं, वो मुझे माफक नहीं आती। तो जरा दबवा ले, शानी ने कहा। मैं शाहिद को भेजती हूँ। नहीं, वो दबाता कम और झुंझोड़ता ज्यादा है। शानी चलने में खामोश रही, फिर उसे ये खामोशी बोझल महसूस होने लगी। बोझल और नारवा। वो हिचकिचाते हुए बोली, अगर कहें तो मैं दबा दूं? हाँ, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो। आप कैसी बातें करते हैं अंकल? शानी ने मुश्किल का और उठकर उस्मानी साहब के सराने आन बैठी। वो नीम आंखों से इसकी तरफ देख रहे थे। इसकी उंगलियां उनकी पेशानी और सर पर गर्दश करने लगी। ना जाने क्यों शानी के दिल पर बोझ सा पड़ने लगा था। वही बोझ जो इस माशरे की देन है, जो हर मोड़ पर औरत से इसका एतमाद और भरोसा छीनता है। अचानक उस्मानी साहब की नरम आवाज इसके कानों से टकराई। शानी, तुम इस घर में खुद को अफशां की तरह ही समझो। जैसे वो मेरी बेटी है वैसे ही तुम हो। किसी तरह की झिझक अपने दिल में ना रखना। शानी एकदम गुंचे की तरह खिल गई। इसके हाथ मजीद अपनाइयत और अलर्ट होकर उस्मानी साहब की पेशानी पर हरकत करने लगे। वो बोली, अंकल, ये आपकी मोहब्बत ही है
जिसकी वजह से ये चार दीवारी मुझे अपने घर की तरह लगती है। ये तुम्हारा घर ही है बेटी, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। मैं और माहिदा हर तरह से तुम्हारा साथ देने को तैयार है। बहुत शुक्रिया अंकल, आपका ये कह देना ही बहुत है। वो सोच रही थी इंसान के अंदाजे कितने गलत होते हैं, इसकी सोच कितनी महदूद है। अभी कुछ देर पहले तक उस्मानी साहब के बारे में अनजाने अंदेशे इसके जहन में सर उठा रहे थे, लेकिन अब जहन एकदम साफ हो गया था। वो खुद को हल्की फुल्की महसूस करने लगी थी। एक जादू सा था लफ्ज बेटी में। अचानक इसे कुछ देर पहले की टेलीफोन कॉल याद आई। वो बोली, अंकल अभी थोड़ी देर पहले किसी कासम साहब का फोन आया था, बड़े उखड़े उखड़े लहजे में बोल रहे थे। शानी ने देखा कि एकदम अंकल उस्मानी का रंग जर्द हो गया था। वो उठकर बैठ गए। कब आया था फोन? उनकी आवाज में हल्की सी लर्जश थी। आपके आने से पहले। वो कह रहे थे आप जल्द से जल्द उनसे दफ्तर में मिलें। ठीक है, मैं देख लूंगा, अंकल उस्मानी ने खुद को संभालने की कोशिश करते हुए कहा। उसके बाद भी शानी 5-10 मिनट तक उनके पास रही, मगर उनकी तवज्जो मुंतशिर थी और वो परेशान नजर आ रहे थे। ये तीसरे रोज दोपहर की बात है। एतवार की छुट्टी थी। अंकल उस्मानी घर में ही थे। शानी अपना ध्यान बटाने के लिए टीवी देख रही थी। आंटी माहिदा जरा घबराई हुई अंदर दाखिल हुई। बेटी शानी, तुम चाय बड़ी अच्छी बना लेती हो, जरा बना दो, तुम्हारे अंकल के खास मेहमान आए हैं। मैं शायद से कहकर बिस्किट वगैरह मंगवा लूं। शानी फौरन किचन की तरफ लपक गई। आंटी माहिदा का हाथ बटाना उसे अच्छा लगता था। जब वो चाय बना रही थी, अंकल उस्मानी कुछ घबराए किचन में आए और इधर उधर निगाह दौड़ाकर वापस चले गए। इसी दौरान में शायद चाय के बहुत से लवाजमात ले आया। आंटी माहिदा सब कुछ ट्राली में सजाने लगी। शानी को महसूस हो रहा था कि उनके हाथ कांप रहे हैं। वो वादे तौर पर नर्वस थी। इसी दौरान में दोबारा अंकल उस्मानी की सूरत किचन के दरवाजे पर नजर आई। उन्होंने कहा, शानी बेटी, अगर तुम खुद ही चाय ले आओ तो बेहतर है। शायद वो ना भी कहते तो शानी आंटी को ड्राइंग रूम में ना जाने देती। वो सर और सीने पर आंचल को दुरुस्त करती हुई टीवी ट्राली के साथ ड्राइंग रूम में पहुंची, जहां अंकल उस्मानी के अलावा 2 अफराद और थे। उनमें से एक शख्स खासा लंबा चौड़ा था। उसका सर निस से ज्यादा गंजा था, गाल फूले हुए थे। वो पैंट और जर्सी में था। उम्र 40 के दरमियान रही होगी। दूसरा शख्स दरमियाने कद काट का था। इस क्लरिक टाइप शख्स की आंखों पर मोटे शीशों की ऐनक थी। उसके सामने मेज पर एक फाइल रखी हुई थी। अस्सलामु अलैकुम, शानी ने कहा। ग्रांडील शख्स ने सर के इशारे से जवाब दिया। फिर अफसराना शान के साथ अंकल उस्मानी से पूछा, उस्मानी ये कौन है? मेरी अजीजा है, गोजर खान से आई हैं, या किसी अच्छी जॉब की तलाश में है। बहुत खूब, अफसरनुमा शख्स ने शानी को सरतापा घूरते हुए कहा। उसकी आंखों में शानी को अजीब सी चमक नजर आई। उसके साथ ही से एहसास हुआ कि यह बारी भरकम आवाज इसने कहीं सुनी है। फिर एकदम इसे याद आ गया, यह आवाज इसने फोन पर सुनी थी। बोलने वाले ने अपना नाम कासम बरलास बताया था। चाय पेश करके शानी जल्दी से बाहर निकल आई। तामी से महसूस हुआ कि 2 पुरतपश निगाहें इसकी पूंछ से चिपकी हुई हैं। चाय पीने के दौरान में और बाद में ड्राइंग रूम से तेज लहजे में बोलने की आवाजें आती रहीं। ऐनक वाला फाइल बरदार शख्स चाय पीने के फौरन बाद ही वापस चला गया था। एक मर्तबा जब वो दरवाजे के पास से गुजरी तो कासिम बरलास की गरजती हुई आवाज उसके कानों में पड़ी। वो गालिबन अंकल उस्मानी से मुखातिब होकर कह रहा था, तुम्हारे कौलो फेल में फर्क है। तुमने मुझे धोखा दिया है, खुला धोखा दिया है। मुझसे तुम्हारी मुलाकात दूसरे तीसरे रोज होती थी, लेकिन तुमने एक बार भी अफशां की शादी का जिक्र नहीं किया। बस जो कुछ हुआ अचानक हुआ। अंकल उस्मानी की मादरत खुआना आवाज उभरी। जवाब में कासिम बरलास ने फिर चीख कर कुछ कहा, मगर अल्फाज शानी की समझ में नहीं आए। वो दरवाजे से दूर जा चुकी थी। रात को शानी ने इस बारे में आंटी माहिदा से बात की तो कुछ नई बातें सामने आई। आंटी माहिदा ने बताया कि 2-2.5 साल पहले उस्मानी साहब के 2 साथियों ने अफसराने आला से साज़बाज करके उस्मानी साहब के खिलाफ एक केस बनवा दिया था। उस केस की महकमाना इंक्वायरी कई माह तक होती रही। अब यह केस नाकाफी सबूतों की वजह से तकरीबन खत्म हो चुका था, मगर इंक्वायरी कमेटी के एक अफसर ने बदनीति की वजह से इस मामले को फिर उछाल दिया है। यह अफसर कासिम बरलास ही है। अब वो मुख्तलिफ तरीकों से उस्मानी साहब और बाकी अहले खाना को हिरासा करने की कोशिश कर रहा है। उसका ताल्लुक महकमे के इन्वेस्टिगेशन सेल से है। कमरे में होने वाली गुफ्तगू में शानी ने अफशां का नाम भी सुना था। इसे शुबा हो रहा था कि शायद इस मामले में अफशां का भी कोई किरदार है। तामो आंटी के सामने खुद से अफशां का जिक्र नहीं करना चाहती थी। इसका ख्याल था कि शायद आंटी खुद ही इस बारे में बात करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रात को शानी देर तक इस गोरख धंधे में खोई रही। इसे वादे तौर पर महसूस हो रहा था कि अहले खाना इस कासिम नामी शख्स से खौफजदा है। डैल डोल के एतबार से भी वो खासा जसीम था। कद 6.25 फुट से कम नहीं रहा होगा। जिस्म चरबीला और फैला हुआ था। रंग सुर्खी, बाल सफेद और चेहरा तमतमाया हुआ। टीवी ऑन था। शानी की नजरें स्क्रीन पर थी, मगर ध्यान उस घर के मसले में उलझा हुआ था। अचानक निगाहों के साथ साथ उसकी तवज्जो भी टीवी स्क्रीन पर मरकूज हो गई। किसी ड्रामे का सीन था। एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के साथ कश्ती में मसरूफ था। न जाने क्यों बच्चे और उसकी माँ को देखकर शानी को मुन्ना याद आ गया। अपनी शरारत भरी आंखों, चमकीली पेशानी और गुलाबी होंठों के साथ उसकी पूरी तस्वीर शानी के तसव्वुर में उजागर हो गई। एक रोज मुन्ने ने भी तो इसी तरह शानी से कुश्ती की थी।
वो चाहता था कि शानी पतंग उड़ाने में इसकी मदद करे और फिर वो बेचारा रोशनदान के छज्जे से गिरकर जख्मी हो गया था। शानी ने उसे अपने साथ बिस्तर पर लिटाया था, लेकिन इत्तेफाक से रात वो बिस्तर खाली नहीं था। उस पर शानी के साथ किसी और को लेटना था और हर सूरत लेटना था। शानी रोते बसूरते मुन्ने को उठाकर बाबू के पास छोड़ आई थी और बिस्तर अपने मखमूर शोर के लिए खाली कर दिया था। हाँ, ऐसी कितनी नाखुशगवार यादें नारपुर की बुलंदो बाला हवेली से मंसूब थी। फिर शानी का ध्यान मुन्ने से बाबू वगैरह की तरफ मुंतकिल हो गया। पता नहीं वो कहाँ थे, क्या कर रहे थे, उसे याद भी करते थे या नहीं। इनके लिए तो शानी यकीनन मर चुकी थी। उनके लिए शानी की यादें एक मरे हुए की यादें ही हो सकती थी। शानी उन बिछड़ुओं के बारे में सोचती रही। चची परवीन, ताया मासूम, बाबा फखरी, खादम हुसैन, सकीना, सुहरा, कितने ही ऐसे चेहरे थे जिन्हें वो देखना चाहती थी, जिन्हें देखने के लिए तड़प रही थी। हाँ, एक चेहरा और भी था जो बहुत अहम था, जो आपो आप ही बहुत अहम हो गया था। शानी के ना चाहने के बावजूद वो शख्स इसके दिमाग के एक हिस्से पर काबिज था। वो इसे रावलपिंडी में छोड़कर चली आई थी, लेकिन इसके ख्यालात हर वक्त इसके ताकुब में थे। ये कैसा फंदा था, ये कैसी जंजीरें थी, वो दूर जाकर भी दूर नहीं जा सकती थी। शानी की दिली ख्वाहिश थी कि वो रावलपिंडी छोड़कर आज़ाद इलाके में जा चुका हो, उन संगीन खतरात के नरगे से निकल चुका हो जो उसके गिर्द हर घड़ी अपना घेरा तंग कर रहे थे। मगर क्या ऐसा वाकई हो चुका होगा? यह बड़ा मुश्किल सवाल था। इस हवाले से सोचते हुए शानी के ज़हन में खुश अंदाम नादिया का ख्याल भी बार बार आता था। वो आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। रुस्तम हर घड़ी उसकी निगाह में था। वो इस पर बुरी तरह फरीफ्ता थी। ऐन मुमकिन था कि वो किसी तरह इसे आज़ाद इलाके में जाने से रोक लेती, और यह भी हो सकता था कि वो इसके साथ ही आज़ाद इलाके पहुंच जाती। कुछ भी हो सकता था, मगर यह सब कुछ तब हो सकता जब रुस्तम शानी के लिखे हुए आखिरी खत पर भरोसा करता और उसकी तलाश का ख्याल कम अज कम वक्ती तौर पर दिल से निकाल देता। अगले रोज शानी को इस केस के बारे में मजीद कुछ मालूमात हासिल हुई जो बकौल आंटी माइदा के कुछ बदख्वाहों ने अंकल उस्मानी पर बनवा दिया था। अंकल उस्मानी बैंक में टेलीफोन में डीए थे। आंटी माइदा की जबानी मालूम हुआ कि इन्हें तार चोरी के एक मामले में मुलव्वस किया गया है। तांबे के कई टन वजनी तार थे जिनकी मालियत लाखों में थी। अंकल के अलावा महकमे के ही 2 मजीद अफराद को भी मुल्जिम ठहराया गया था। बहरहाल ये सारी बातें पुरानी हो चुकी थी। शानी के सोचने की बात ये थी कि अब इस बास कड़ी में उबाल आया है तो क्यों। वो चाहती थी कि आंटी माइदा खुद ही इसे इस बारे में कुछ बताए। उसी रोज शाम को घर में फिर सरासीमगी की फजा पैदा होगी। कासिम बरलास फिर धमका था। अंकल उस्मानी बुखलाए अंदर बाहर फिरने लगे। आंटी के हाथ पांव भी फूले हुए लग रहे थे। शानी को उन पर तरस भी आ रहा था। चाय बनाते उनके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। आज फिर शानी को ही चाय लेकर अंदर जाना पड़ा। ताम आज वो खुद भी हिचकिचा रही थी। उसे ग्रांडील शख्स की वो पुरतपश नजरें याद आ रही थी जो कल कमरे से वापसी पर शानी की पूछ से चिपक गई थी।